हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्रिटिसिज्म ऑफ जेरेमी बैंथम। बैंथम की थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक थ्योरी परफेक्ट नहीं होती, कोई ना कोई खामी रह जाती है। वैसे भी सिचुएशन चेंज होती है तो हर एक जो थ्योरी है वो थोड़ी बहुत अप्लाई होनी बंद हो जाती है, इसी वजह से उसमें कई क्रिटिसिज्म निकल के आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंथम्स थ्योरी हैज़ इट्स ओन वीकनेसेस। सम ऑफ दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन देर आर टू मेन शॉर्ट कमिंग्स। फ्रीडमैन कहते थे दो मेन शॉर्ट कमिंग्स हैं इनकी थ्योरी के अंदर। नंबर वन, बैंथम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड रैशनलिज्म which prevents him from seeing man in all complexities in his blend of the materialism and idealism etc etc। इसमें बैंथम कहना चाहते हैं कि जो इंसान है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का है। वो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, मटेरियलिस्टिक लाइफ, इतने सारे झमेलों के अंदर फंसा हुआ है कि उसके ऊपर सिर्फ ये कहना कि भाई इसको बस खुशी मिलती रहे और इसको दुख ना मिले, इसको पेन्स ना मिले और प्लेजर मिले, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। दिस लीड्स बैंथम टू एन ओवर एस्टिमेट ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो उसने क्या किया, उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया कि भाई सॉवरन को पावर दे दो, सॉवरन को पावर दे दो, यही लॉ बनाएगा और यही अपने हिसाब से चलेगा। और अगर सॉवरन को और जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उन्हीं को सारी पावर दे दी, उनको ओवर एस्टिमेट कर दिया कि भाई सारी पावर्स इनको दे दो और ये आम इंसान को खुश रखेंगे, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी वाली बात है। एंड an underestimate of the needs of individual discretion and flexibility in the application of law। तो उन्होंने कह दिया कि भाई लेजिस्लेटर लॉ बनाएंगे, सॉवरन पीपल लॉ बनाएंगे, सॉवरन जो है वो लॉ बनाएगा और वो सबका ख्याल रखेगा। ऐसा तो नहीं होता। आजकल क्या होता है, सॉवरन लॉ बनाते हैं, पहले तो अपनी जेबें भरते हैं, आम इंसान की तो सोचते ही नहीं है। समझ की बात। तो ये इस सिचुएशन पे लॉ अप्लाई नहीं होता कि वो उसने ओवर एस्टिमेट कर दिया कि भाई सॉवरन जो है वो तो बहुत अच्छा इंसान है, वो अच्छे तरीके से लॉ बनाएगा, फलां फलां, ठीक है। तो ये तो इसकी पहली क्रिटिसिज्म होगी। सेकंड इज the second main weakness stems from the Bentham's failure to develop clearly his own conception of the balance between individual and community interest। उन्होंने ये नहीं बताया कि individual interest और community interest में क्या क्या चीज़ें आती हैं। Many of his propositions are neither convincing nor prove true in practical application। According to him, the interest of an unlimited number of individuals shall automatically कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा था जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिस चीज़ से खुश हैं उससे जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी खुश होने चाहिए। मतलब कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जिस लॉ से कन्विंस हो रहे हैं उस लॉ को माइनॉरिटी पे थोप देना चाहिए, एक टाइप का, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम द इंटरेस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शेल ऑटोमेटिकली कंड्यूसिव टू द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। जो भी ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं या जिस चीज़ की फेवर में जाते हैं वो अल्टीमेटली पूरी की पूरी कम्युनिटी पे थोप देना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आज़ादी से पहले क्या था, पर्दा सिस्टम के मुस्लिम जो औरतें वो पर्दे में रहेंगी, ऐसा होगा जी, वैसा होगा जी। जो मुस्लिम्स जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। और दूसरा, हिंदू सोसाइटी में ये शुरू हो गया था जैसे सती प्रथा, कि भाई अगर हस्बैंड मर गया है तो वो जो लेडी है उसको भी साथ के साथ ही जला देंगे, फूक देंगे उसको साथ के साथ ही, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें स्ट्रिक्ट हिंदुज़म और स्ट्रिक्ट इस्लाम को मतलब डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज करते थे उन्होंने कानून लगा दिया कि भाई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सती प्रथा पे तो बैन लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि लार्ज सोसाइटी किसी चीज़ को फॉलो करती है तो वो अच्छा ही होगा। तो फिर क्या हुआ, हिंदुज़म और इस्लाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आए, जो कि हिंदुज़म में भक्ति मूवमेंट आई और जो इस्लाम था उसमें सूफिज़म आई, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स क्रिएट किए। जो इम्पोर्टेंस ऑफ जो प्रीस्ट थे वो कम की और जो रिलीजन जो सिंपल चीज़ें बताता है उस चीज़ पे फोकस किया। तो इसके बाद आ जाता है कि बट इट गेव जस्ट द रिवर्स रिजल्ट्स व्हेन इट वाज पुट इन द प्रैक्टिस लेटर ऑन। कि भाई जो इंडिविजुअल फ्रीडम है आजकल के टाइम पे उसको ज़्यादा फोकस किया जाता है और जो मेजॉरिटी कहती है ज़रूरी नहीं वो हर बार सही हो। इन द सेम वे प्लेजर एंड पेन अलोन कैन नॉट बी द टेस्ट टू जज द लॉज। तो ये कहता था किसी भी लॉ को जज करने का एक ही तरीका है, प्लेजर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और पेन कम से कम होना चाहिए। इस पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई हुई है। Bentham, on the one hand,
emphasized the analysis of law, एक तरफ उन्होंने लॉ को एनालाइज किया, बट ऑन द अदर हैंड प्रपोज द एंड्स दैट द लॉ शुड परस्यू, दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि जो लॉ है उसका एंड मतलब उसका अंत मकसद, एंड में मकसद ये होना चाहिए. आफ्टर बेंथम द टू साइड्स वर नॉट टेकन टुगेदर, तो जब तक तो बेंथम थे तो उन्होंने दोनों के दोनों साइड्स को इकट्ठे लेके चले और काम किया, मगर बेंथम के बाद ये जो टू साइड्स हैं ये एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाई. सम टुक ओनली द एनालिसिस एंड दे हैड नथिंग टू डू विद द एंड्स, कई लोगों ने सिर्फ एनालिसिस करते रहे कि लॉ ऐसे होता है वैसे होता है, और उसके लॉ का जो एंड है, जो पर्पस ऑफ लॉ है, उसको कोई डिस्कस नहीं किया. अदर्स कंसंट्रेटेड ओनली ऑन द एंड्स ऑफ लॉ एंड इग्नोर द एनालिसिस, जो बाकी जो ज्यूरिस्ट आए हैं उन्होंने सिर्फ एंड पे फोकस किया, पर्पस ऑफ लॉ पे फोकस किया और लॉ को एनालाइज करने की कोई काम नहीं किया. द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑन द लाइन्स ऑफ बेंथम कुड नॉट बी मेड, जो बेंथम जिस लाइन पे काम कर रहा था, दोनों काम कर रहे थे ज्यूरिस्ट, बेसिकली एनालिसिस भी करना है और लॉ का एंड भी देखना है कि सही सुथरा होना चाहिए, साफ सुथरा, तो उस पर किसी ने काम नहीं किया. बेंथम्स व्यू दैट लॉ शुड बी मेड एक्सक्लूसिवली बाय लेजिस्लेशन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, उनका जो ये कहना था कि जो लेजिस्लेटर्स हैं वही लॉ बनाएंगे आजकल के टाइम में, ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज फॉलो करते हैं. बट इट हैज़ नॉट रिमेन्ड कन्फाइंड ओनली टू द स्फीयर प्रपोज्ड बाय बेंथम. तो बेंथम ने जो जो स्फीयर्स बताए थे इंसान के, सिर्फ जो इंसान को प्लेजर और पेन के जो स्फीयर्स हैं उन्हीं पे लेजिस्लेटर्स लॉ बनाएंगे, ऐसा नहीं है. अब ऑल स्फीयर्स पे लेजिस्लेटर्स लॉ बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम द एम ऑफ द लेजिस्लेशन वाज ओनली टू रिमूव द शैकलनेस फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फ्रीडम, जो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर रुकावटें हैं उनको ख़त्म करना ही मेन लेजिस्लेटर का मकसद होना चाहिए. एंड प्रोवाइड ऑल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेल्फ प्रोग्रेस, कि हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले ताकि वो सेल्फ प्रोग्रेस कर सके, अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से जी सके. बट मेन मसला क्या है, लेजिस्लेशन इन लेटर टाइम्स वॉज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द इंडिविजुअल फ्रीडम. तो कई लोग जो लिबर्टी को फॉलो करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी को, वो कहते हैं भाई ये सरकार तो होती इसलिए कि हमारे जो काम करने का तौर तरीका है उसको रिस्ट्रिक्शन लेके आए और हमारी फ्रीडम को कंट्रोल करे. तो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को जो भी फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेशंस के थ्रू लॉ आए हैं वो तो इंडिविजुअल लिबर्टी को बल्कि हार्म करते हैं, वो उसे बढ़ाते तो नहीं है. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. इसी के साथ बेंथम्स इन्फ्लुएंस, ये कंक्लूजन है बेंथम का कि बेंथम का असर क्या हुआ. वट एवर मे बी द शॉर्ट कमिंग्स, उसकी जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, बेंथम्स थ्योरी में जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, विच एवरी थ्योरी इज बाउंड टू हैव, हर एक थ्योरी में वो शॉर्ट कमिंग्स कुछ ना कुछ तो होती है, कोई थ्योरी 100% नहीं हो सकती. हिज कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग एंड जील फॉर लीगल रिफॉर्म heralded a new era of legal reforms in England. उसकी नई सोच की वजह से इंग्लैंड में क्या हुआ, लीगल रिफॉर्म्स शुरू हुए. लेजिस्लेशन हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ लॉ मेकिंग, उसने कहा था कि लेजिस्लेशन के थ्रू ही लॉज बनाने चाहिए और आजकल लेजिस्लेशन के थ्रू ही लॉज बनते हैं. इन द फील्ड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हिज डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड एनालिसिस ऑफ लीगल टर्म्स इंस्पायर्ड मैनी जूरिस्ट्स हु improved upon it and laid down the foundation of new schools. उनके स्टेप्स को फॉलो करके, उनकी रास्ते को फॉलो करके कई जूरिस्ट आए हैं, जैसे ऑस्टिन वगैरह वगैरह कई आए हैं, उन्होंने अपनी नई नई किताबें दी है और इनकी थ्योरी को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आगे लेके आए. एज स्टेटेड अर्लियर ऑस्टिन ओज मच टू बेंथम, मतलब ऑस्टिन ने तकरीबन बेंथम के फुट स्टेप्स को फॉलो किया है और आगे उसकी थ्योरी को फर्दर निखार के सामने लेके आए हैं. द बुक रिटन बाय बेंथम, जो बेंथम ने लिखी थी, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, दो रिटन इन 1782, लिखी तो उन्होंने बहुत पहले थी मगर पब्लिश कब हुई थी, पब्लिश जो हुई थी वो हुई थी 1945 में. मेक्स इट वेरी क्लियर कि भाई उनके जो व्यूज़ हैं वो आज भी जिंदा हैं और आज भी गवर्नमेंट या कोई भी जो लेजिस्लेटर्स हैं जो लॉज बना रहे होते हैं वो बेंथम की और ऑस्टिन की जो थ्योरी है वो इग्नोर नहीं कर सकते. आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी. अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.